हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी एकदम फर्स्ट क्लास जिंदाबाद एकदम बढ़िया होंगे और अपने सपनों को साकार करने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। और उसी कोशिश में थोड़ी सी सहायता करने के लिए आज आपके साथ हम फिर से जुड़ रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसे बोलते हैं नर्वस सिस्टम। ठीक है, देर ना करते शुरू करते हैं आज का टॉपिक। चलो आइए कि नर्वस सिस्टम होता क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। देखिए सुनो, नर्वस सिस्टम तो परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? दो प्रकार का। और यह कितनी जोड़ी नर्व से बना होता है? यह है मेरे भाइयों 43 जोड़ी। कितना? 43। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ होना है 43। कितना? 43 जोड़ी नसों से बना होता है। ठीक है, अब ये नसें दो जगह बटे होती हैं। कितनी? दो जगह। देखिए, जो क्रेनियल नर्व होता है जिसमें हमारा ब्रेन आता है, स्पाइनल, ठीक है, इसमें ब्रेन आता है, तो ब्रेन में कितनी होती है? 12 जोड़ी। कितनी होती है? 12 जोड़ी। लेकिन जो स्पाइनल नर्व होता है, जो, ठीक है, जो स्पाइनल नर्व होता है वो क्या होता है मेरे भाइयों? उसमें होती है 31 जोड़ी। कितनी? 31 जोड़ी। देखिए मेरे भाइयों, जो क्रेनियल नर्व है, कि क्रेनियल का मतलब होता है, मतलब क्रेनियल का मतलब होता है खोपड़ी। जैसे कि ऊपर वाली जो हमारी है खोपड़ी की हड्डी होती है उसे बोलते हैं क्रेनियम। ठीक है, बोलते हैं क्रेनियम। तो क्या है, इसके अंदर हमारा सर आता है। ठीक है, जो सारा सर आता है उसके अंदर हमारा क्रेनियल नर्व आती है। उसमें कितनी होती हैं? 12 जोड़ी नर्व होती हैं। लेकिन जो स्पाइनल नर्व होता है, ये होता है हमारा मेरुरज्जु। क्या होता है? मेरुरज्जु। ठीक है, इसमें हमारी स्पाइनल कॉर्ड आती है। ठीक है, तो इसमें कितनी जोड़ी नसें होती हैं? 31 जोड़ी। ठीक है, अब बात करने वाले हम क्रेनियल नर्व की। ठीक है, इसके अंदर क्या आता है? ब्रेन। तो हम अब बात करने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन की। किसके? ह्यूमन ब्रेन की। चलो तो शुरू करते हैं। क्या मानव मस्तिष्क की पढ़ाई को क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी। क्या बोलते हैं मेरे भाइयों? न्यूरोलॉजी बोलते हैं। लेकिन जो इसका स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, जो इसका स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है उसे बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट। देखिए ये रहा न्यूरोलॉजिस्ट, डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। मानव मस्तिष्क के क्रेनियम के नीचे, जो मानव का मस्तिष्क है वो कहाँ पाया जाता है मेरे भाइयों? क्रेनियम के नीचे। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन करके आता है क्या, कि मानव मस्तिष्क कहाँ पाया जाता है? क्रेनियम के नीचे, सर में, या खोपड़ी में? इस तरीके से क्वेश्चन बन आएगा। लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्रेनियम। तो खोपड़ी किस लिए नहीं आ सकता इसका आंसर? तो खोपड़ी क्या है? खोपड़ी के अंदर हमारा सारा दांत, जीभ, मुंह, आँख, कान सब खोपड़ी के अंदर आते हैं। जो हमारे गर्दन के ऊपर वाला हिस्सा होता है ये खोपड़ी बोलते हैं इसको। तो ये हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, और डिपेंड करेगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन के जो ऑप्शन होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगा। चलो चलते हैं आगे। ब्रेन मेम्ब्रेन, जो ब्रेन मेम्बर सॉरी जो ब्रेन मेम्ब्रेन होती है ये कहाँ होती है? इसे बोलते हैं हम मस्तिष्क की झिल्ली। क्या? मस्तिष्क झिल्ली। उसका क्या नाम होता है? मेनिंजिस। क्या होता है? मेनिंजिस कहते हैं उसे। और यह है मेनिंजिस में 3 लेयर से बनी होती है। मेनिंजिस 3 लेयर से बनी होती है। अब तीनों लेयर का नाम क्या क्या होता है? देखिए, सबसे पहले जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसे बोलते हैं हम इनर लेयर। उसका नाम है पाइका मैटर। क्या? पाया मैटर। ठीक है, अब दूसरी क्या है? मिडिल लेयर। कौन सी? मिडिल लेयर। मिडिल लेयर को बोलेंगे अर्कनॉइड। क्या बोलेंगे? अर्कनॉइड। ठीक है, और जो थर्ड लेयर होती है, आउटर लिप सबसे बाहर की होती है, उसे बोलते हैं ड्यूरोमेटर। अगर अगर हमारी इस मेनिंजिस में इन्फेक्शन हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो क्या होगा? इससे मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। कौन सा? मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। तो आगे शुरू करते हैं। जैसे ये लिखा हुआ मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है अगर मेनिंजिस में इन्फेक्शन होने पर। अब मानव मस्तिष्क में एक द्रव पाया जाता है। मानव मस्तिष्क में एक द्रव पाया जाता है, इसे बोलते हैं हम सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये क्या काम करता है मेरे भाइयों? ये काम करता है जैसे, देखिए मेरे भाइयों, अगर हम दो पत्थर लें सॉरी, और थोड़ी गले में प्रॉब्लम है। जैसे कि हम दो पत्थर लें, अब पत्थरों के ऊपर पत्थर रख के उसमें चोट मारें, तो देखिए हमारी ध्वनि बहुत जल्दी से ट्रैवल करेगी, क्योंकि ठोस में जो ठोस होता है उसमें ध्वनि बहुत तेज़ी से ट्रैवल करती है। ठीक है, तो क्या है, अगर हम अपने सर पे को चोट लग गई, तो सर पे चोट लगने के बाद में उसके दबाव को कम करने के लिए, उसके प्रभाव को कम करने के लिए इसके अंदर फ्लूइड होता है, जिसके अंदर हमारा जो मस्तिष्क है वो सेफ रहता है, जिससे कि उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर कम पड़े। ठीक है, तो इसलिए ये कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है। और क्या काम करता है? हमारे जो मस्तिष्क है उसको प्रोटेक्शन देता है, उससे बाहरी चोट से थोड़ा सा क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। अब आगे, मस्तिष्क के पास सबसे अधिक सोडियम तथा पोटेशियम पाए जाते हैं। मेरे भाइयों, सोडियम तथा पोटेशियम पाए जाते हैं, ये क्या काम करते हैं मेरे भाइयों? सोडियम तथा पोटेशियम वहाँ पर ये जो हमारे संदेश जाते हैं और संदेश आते हैं, जैसे कि हमने एक चीज़ गर्म चाय का कप पकड़ लिया,
अपने हाथ से, तो एकदम मस्तिष्क भेजेगा कि इसको छोड़ दो, गर्म ज़्यादा है, हाथ जल जाएगा। उसको कौन लेकर गया कि गर्म है, और कौन लेकर आया छोड़ दो। तो सोडियम तथा पोटेशियम इस काम को करते हैं। ठीक, अब आगे मस्तिष्क की 3 अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी? देखिए मेरे भाइयों, मस्तिष्क की 3 अवस्थाएं होती हैं, कौन सी? कॉन्शियस जिसे बोलते हैं, चेतना। जैसे कि तुम बात कर रहे हैं, तुम वीडियो देख रहे हो, पढ़ रहे हो, और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो अब क्या हम चेतना में है, कॉन्शियस माइंड में है। ठीक है। अब दूसरी बात, दूसरा क्या है? सबकॉन्शियस, अर्धचेतना। मतलब कि जैसे कि हम सो गए, सोने के बाद में क्या होता है, अभी हम रिसेंट सोए हैं, जल्दी से सोए हैं, तो क्या होगा, हम बाहर की आवाज़ हमें आती रहेगी। क्या है? बाहर की आवाज़ आती रहेगी, हमें दिमाग में चलता रहेगा कि हम सो भी रहे हैं लेकिन बाहर की आवाज़ आ रही है, क्या काम चल रहा है बाहर, उसे बोलते हैं हम सबकॉन्शियस। लेकिन अनकॉन्शियस क्या होता है? जैसे कि हम कतई गहरी नींद में सो जाते हैं, कुछ पता ही नहीं है, जैसे हम मुर्दा पड़े हुए हैं, इस तरीके से सो जाते हैं, कोई पता नहीं होता क्या है, क्या हो रहा बाहर, क्या नहीं हो रहा, उसको बोलते हैं अनकॉन्शियस। क्या बोलते हैं? अनकॉन्शियस बेहोशी। अब आगे बात करते हैं, आगे क्या? देखिए मस्तिष्क में एक दिन में कितने 70 से 80 हज़ार थॉट आते हैं। कितने आते हैं? 70 से 80 हज़ार थॉट आते हैं। के का सिंबल होता है आधार का नहीं, ठीक है। और लेकिन अधिकतर विचार क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। अब देखो, जैसे कि मेरे बहुत सारे भाई बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं लेकिन नंबर नहीं आ पा रहा है, या फाइनल से निकल जाते हैं, तो उसमें क्या होता है? नकारात्मक विचार आने लगते हैं, क्या नेगेटिव विचार आने लगते हैं, और ये लगने लगता है कि हमारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उस समय पे देखो, ये प्राकृतिक की देन है कि अधिकतर हमारे विचारों में नेगेटिव विचार ज़्यादा आते हैं। ठीक है। और उसी समय पे हमें क्या पॉजिटिव रखना अपने आप को, और जो पॉजिटिव विचार आ रहे हैं उन पर फोकस करना है। तो हार नहीं माननी है, लगे रहना है। ठीक है। मस्तिष्क के मरने को क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल डेथ बोलते हैं। मेरे भाई, मस्तिष्क का मरना क्या होता है? देखिए, मस्तिष्क का मरना क्या होता है? जैसे कि भाई हम कहीं जा रहे हैं एकदम, या हमारा कोई साथी जा रहा है, एकदम एक्सीडेंट हो गया, तो क्या होगा? हम डॉक्टर के पास ले गए अपने पेशेंट को, तो डॉक्टर क्या बोलेगा कि ये कोमा में चला गया, पता नहीं कब हो जाएगा, उसे बोलते हैं हम बायोलॉजिकल डेथ। हमारा मस्तिष्क ने हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनको संदेश भेजने बंद कर दिए, उनको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा, उसे क्या बोलेंगे? हम बायोलॉजिकल डेथ बोलेंगे, उसे ही बोलते हैं हम कोमा में पहुंचना। जैसे कि आदमी खत्म हो गया, आदमी खत्म होने के बाद में जब उसकी बॉडी की डेथ होगी, डेथ होने के बाद में क्या होगा? 5 से 7 मिनट तक क्या होगा? हमारे मस्तिष्क जिंदा रहता है, एक्टिव रहता है, और सुनता रहता है क्या क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटी हो रही है, लेकिन हमारी आंखें बंद होती हैं, वो हमारे ऑर्गन्स जो है उसको संदेश को कैच नहीं कर पाते। क्या है? वो भेजता रहता है लेकिन शरीरों को कैच नहीं कर पाता। हाँ, क्योंकि शरीर मर चुका है। तो 5 से 7 मिनट तक वो एक्टिव रहता है, फिर उसके बाद में वो भी खत्म हो जाता है। लेकिन अब ये बोलोगे सर 5 से 7 मिनट तक जिंदा क्यों रहता है, कैसे रहता है, उसका लॉजिक बताइए। देखिए मेरे भाइयों, हमारी बॉडी में जैसे कि हम 100% हमारे पास एनर्जी है, उसमें से 80% एनर्जी मस्तिष्क से लेगा और 20% से हमारी पूरी बॉडी काम करेगी। तो क्या होगा मेरे भाइयों, जब इसके पास हमारा शरीर मरा था उस समय पे इसके पास में 80% एनर्जी थी, तो उसे धीरे धीरे खत्म होने में थोड़ा टाइम 5 से 7 मिनट लग जाते हैं, इसलिए जब तक एक्टिव रहता है। लेकिन जैसे ही वो एनर्जी खत्म हुई ये भी शांत हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए 5 से 7 मिनट एक्स्ट्रा ये है एक्टिव रहता है। अब चलते हैं आगे। पूरी लाइफ में केवल 10% हिस्सा ही खर्च पाते हैं। जो हमारी मेमोरी है, जो हमारा दिमाग है, इसका हम पूरी लाइफ में सिर्फ 10% ही यूज कर पाते हैं। ठीक है। लेकिन 10% के आसपास हमारे आइंस्टीन हुए थे, आइंस्टीन सर ने किया था, आइंस्टीन भाई साहब ने किया था 10% यूज, और वो कभी पागल के घर पहुँच गया, तो उन्हें इतने इन्वेंशन कर दिए थे लिमिट से ज़्यादा। आज हम उन्हीं को पढ़ते रहते हैं अक्सर ज़्यादातर। तो क्या है, 10% भी बहुत कम ही से यूज कर पाते हैं। इस हमारे पूरी लाइफ में एक व्यक्ति 10% से भी कम यूज कर पाता है अपने दिमाग का। ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे क्या कहा गया? मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से मेरे भाइयों? मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। जैसे बोलते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। क्या? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अब इसमें क्या होता है? जो हमारा फोर ब्रेन होता है, अग्र मस्तिष्क होता है ये वाला, ये हमारा सबसे बड़ा भाग होता है। लेकिन जो मिड ब्रेन होता है ये सबसे छोटा भाग होता है। अब बात करने वाले हैं इनके हम उपभागों में, उपभागों के इनके भाग होते हैं। अब बात करने वाले हैं हम इन उपभागों की। देखिए, सबसे पहले बात करने वाले हैं हम हिंड ब्रेन की। किसकी? हिंड ब्रेन की, पश्चिम मस्तिष्क की। इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? थैलमस, हाइपोथैलमस और सेरिब्रम। क्या सेरिब्रम? नहीं मेरे भाइयों, ये हमारे अग्र मस्तिष्क के भाग हैं। ये पश्चिम मस्तिष्क के भाग नहीं है, ये अग्र मस्तिष्क के भाग हैं। किसके? अग्र मस्तिष्क से। थैलमस, हाइपोथैलमस और सेरिब्रम। फिर
अब सेरिबेलम, सेरिबेलम क्या है, सबसे बड़ा उपभाग होता है, जितने हमारे उपभाग होंगे सब में सबसे बड़ा उपभाग कौन सा हमारा, सेरिबेलम, ठीक है, ये अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है। और मध्य मस्तिष्क से सबसे छोटा भाग होता है, मैंने आपको बता दिया कि ये सबसे छोटा भाग होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम हिंड ब्रेन की, किसकी, पश्चिम मस्तिष्क की। पश्चिम मस्तिष्क के 3 उपभाग होते हैं, कौन और होते कौन कौन से, पोन्स वेरोलाई, मेडुला ओब्लांगाटा और सेरिबेलम। कौन सा, सेरिबेलम। सेरिबेलम को ही हम जीवन का वृक्ष कहते हैं, क्योंकि यह हमारी बॉडी को बैलेंस करके रखता है, चलना फिरना, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना, सब मतलब कि बोलना चालना सब इसी के ऊपर डिपेंड होता है। तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं लाइफ का वृक्ष, किसको, सेरिबेलम को, सेरिबेलम को। और हाँ एक बात और, सेरिबेलम क्या है, सबसे छोटा उपभाग कौन सा है, सेरिबेलम। कौन सा, सेरिबेलम। शराब पीने पर यही अनकंट्रोल होता है, जिससे कि हम नाले में गिर जाते हैं, कहीं कहीं जहाँ तहाँ ऐसे ऐसे पड़े रहते हैं, कुछ ही बोल देते हैं, ठीक है। तो शराब पीने से सेरिबेलम ही अनकंट्रोल हो जाता है। अब चलते हैं आगे। देखिए मेरे भाई, जो आज हमने पढ़ा है, जो आज हमने पढ़ा है उसका सारे का हम क्या क्वेश्चन के हिसाब से, टॉपिक से, क्वेश्चन के तरीके से इसका रिवीजन करेंगे, जिससे कि हम भूले ही ना। अगर मैंने सारा यूं ही पढ़ा दिया तो क्वेश्चन नहीं कराए तो क्या है, हमने जो आज पढ़ा है वो दिमाग से निकल जाएगा और याद करने में तकलीफ होगी, दिक्कत होगी। तो आज शुरू करते हैं इनके क्वेश्चन पर। क्या पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि परिधि तंत्रिका तंत्र में कितनी जोड़ी नर्व पाई जाती हैं। जो हमारा परिधि तंत्रिका तंत्र होता है, जिसमें मैंने बताया था, इसके 2 पार्ट होते हैं, क्रेनियल, स्पाइनल। क्रेनियल में बहुत ही 12 जोड़ी नर्व और स्पाइनल में होती है 31 जोड़ी नर्व। जैसे कि आप लिखा हुआ अभी ये कि ये क्या है, ये हमारा क्या, स्पाइनल नर्व में होती है 31 जोड़ी, लेकिन जो परिधि तंत्र का तंत्र होता है उसमें होती है कितनी, 43 जोड़ी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है, मस्तिष्क कहाँ पाया जाता है। देखिए क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन सबसे पहले इसके ऑप्शन देखना होता है, ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, क्रेनियम के नीचे, सर में, खोपड़ी में, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका जो सबसे बेस्ट जो होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि क्रेनियम के नीचे क्या है, कहाँ पाया जाता है मस्तिष्क, क्रेनियम के नीचे। सर खोपड़ी एक ही बात होगा, सर किसको बोलेंगे हम, सर ये तो हम इसी को बोलेंगे कि मुंडी के ऊपर वाला भाग सारा, खोपड़ी भी इसी को बोलेंगे मुंडी के ऊपर वाला भाग सारा। तो क्या है इसका जो आंसर होगा सबसे बढ़िया, वो होगा क्रेनियम के नीचे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। देखिए मानव मस्तिष्क मेल फीमेल इनका दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। तो मेल में कितना होता है मेरे भाई, 1350 से 1450 ग्राम होता है, लेकिन फीमेल में कितना होता है, 1250 से 1350 ग्राम। तो इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1350 से 1450 ग्राम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि स्त्रियों के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। देखिए मेरे भाइयों, जो फीमेल होती है, मैंने अभी आपको बताया था, फीमेल में होता है 1250 से 1350 ग्राम। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानव मस्तिष्क में एक दिन में कितने विचार आते हैं। मैंने अभी आपको बताया था 70 से 80 हज़ार विचार आते हैं, कितने, 70 से 80 हज़ार विचार आते हैं, लेकिन इसमें अधिकतर नेगेटिव विचार आते हैं, कितने नेगेटिव विचार आते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है, कि मानव के बाद सबसे तेज जीव क्या है। देखिए जैसे कि हमारा माइंड काम करता है, एक्टिव होता है, उसी तरीके से और किसका माइंड है जो इतना एक्टिव होता है, वो है क्या, डॉल्फिन, मेरे भाई डॉल्फिन। चीता क्या होता है, चीता सिर्फ दौड़ने में तेज होता है, उसका दिमाग इतना तेज नहीं होता। जैसे आदमी सभी चीज़ें कंट्रोल कर लेता है, मतलब ये दिमाग लगाता है हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, हम अपना फ़ायदा कैसे कर सकते हैं। इस तरीके से सिर्फ एक डॉल्फिन ही है जो कि मानव के बाद सबसे तेज जीव है इस पृथ्वी पर, ठीक है। चलते हैं आगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मानव अपनी पूरी लाइफ में कितने प्रतिशत मस्तिष्क का उपयोग कर पाता है। देखिए मेरे भाइयों, मैंने अभी आपको बताया था कितना परसेंट, 5% कर पाता है, 30% कर पाता है, 20% कर पाता है, 10% कर पाता है। तो मैंने बताया था आपको कि मानव पूरी लाइफ में सिर्फ 10% यूज कर पाता है, कितना, 10%। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं आगे। मानव का कोमा में जाना क्या होता है। देखिए मेरे भाइयों, कोमा में कब जाता है आदमी, मैंने आपको बताया था जब हमारा ब्रेन काम करना बंद कर दे, मतलब कि हमारा जो हमारे मैसेज हैं उनको लेना और उनको वापस देना, मतलब क्या करना है, इनको काम करना बंद कर दे, तो क्या होगा, उसे बोलते हैं ब्रेन डेथ, कोमा में जाना। ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन भी इसी तरीके से आएंगे, ठीक है।
अब चलते हैं आगे। मरने के बाद मानव मस्तिष्क कितने देर तक एक्टिव रहता है? मतलब मरने के बाद में मानव का मस्तिष्क कितनी देर तक जिंदा रहता है? तो मैंने आपको बताया था कि मानव का मस्तिष्क जिंदा क्यों रहता है, इसका क्या कारण है, मैंने आपको इस पर पहले बता दिया है कि यह जिंदा कितनी देर तक रहता है, 5 से 7 मिनट तक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब आगे चलते हैं। आगे क्या, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा? मेरे भाई उसमें सबसे बड़ा भाग पूछा है, उपभाग नहीं पूछा। तो क्या है, अग्र मस्तिष्क से, मध्य मस्तिष्क से, पश्चिम मस्तिष्क से? यहाँ पश्चिम लिख गया हुआ है भाई, यहाँ पश्चिम मस्तिष्क होगा, ठीक है, क्या पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है, पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। तो क्या है, मानव मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग कौन सा? हमारा अग्र मस्तिष्क। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानव मस्तिष्क में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? अब देखो, मानव मस्तिष्क कौन से परिधीय तंत्रिका तंत्र का हमारा हिस्सा है? हमारा हिस्सा है क्रेनियल परिधीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा। तो क्रेनियल में कितनी पाई जाती हैं? 12 जोड़ी, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? स्पाइनल तंत्रिका तंत्र। तो स्पाइनल में कितनी होती हैं? मेरुरज्जु में कितनी जोड़ी होती हैं? 31 जोड़ी होती हैं। और सारे परिधीय तंत्र में कितनी होती हैं? 43 जोड़ी। तो इसमें सवाल में क्या पूछा गया है कि मानव मस्तिष्क में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या 12 जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती है मानव मस्तिष्क में, ठीक है। अब चलते हैं आगे कि बच्चों के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? देखिए, बच्चों के मस्तिष्क का वजन मेरे भाइयों 450 से 550 ग्राम होता है, 400 से 500 ग्राम होता है, 350 से 450 ग्राम होता है। देखिए मेरे भाइयों, जो बच्चे होते हैं, बच्चों के मस्तिष्क का वजन 350 से 450 ग्राम होता है। कितना? 350 से 450 ग्राम। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब चलते हैं आगे। मस्तिष्क झिल्ली, क्या ब्रेन मेम्ब्रेन का क्या नाम होता है? इसे ड्यूरामेटर बोलते हैं, अरेक्नोइड बोलते हैं, पाइकमेटर बोलते हैं, मेनिंजिस बोलते हैं, ठीक है। मेरे भाई देखिए, जो हमारी ब्रेन मेम्ब्रेन होती है, मस्तिष्क झिल्ली होती है, उसको बोलते हैं मेनिंजिस। के बोलते हैं मेनिंजिस, ठीक है। लेकिन ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड, पाइकमेटर, ये क्या है? ये हमारी इस मेनिंजिस के उपभाग हैं। क्या है? मेनिंजिस के उपभाग हैं। जैसे कि मस्तिष्क के उपभाग होते हैं, मस्तिष्क के भाग होते हैं, फिर उनके उपभाग होते हैं, इसी तरीके से मेनिंजिस के ये उपभाग हैं। जो हमारा ड्यूरामेटर है वो आउटर लेयर है। क्या आउटर लेयर है? ये वाली बाहर वाली लेयर है, ठीक है। लेकिन अरेक्नोइड क्या हमारी? ये मिडिल की लेयर है, मिडिल वाली। ये क्या है हमारी? पाइकमेटर, ये इनर लेयर है। कौन सी? इनर लेयर। तो क्या है? ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14। मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा उपभाग कौन सा है? मैंने आपको बताया था कि मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा उपभाग कौन सा होता है? पोन्स वेरोलाई होता है, मेडुला होता है, थैलमस होता है, या सेरिबेलम होता है। मेरे भाइयों, लाइफ का वृक्ष किसको बोलते हैं? सेरिबेलम को। और सबसे छोटा भाग भी कौन सा होता है? हमारा सेरिबेलम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा उपभाग कौन सा होता है? देखिए, जब भी एग्जामिनर आपके मजे लेगा या फिरकी लेगा, क्या करेगा वो? सेरिबेलम और सेरिबेलम को एक साथ दे देगा। तो क्योंकि कुछ भाइयों को तो रटा होता कि हमारा ये आंसर टिक है भाई, ये छोटा ही बड़ा है, लेकिन कुछ भाइयों को थोड़ा ऐसा होता है कि कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो हमारा मेंटली प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम एक जल्दी से एकदम डिफाइन नहीं कर पाते कि कौन सा आंसर है। देखिए, वही मैंने इसी तरीके से क्वेश्चन लिया है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा उपभाग कौन सा होता है? सेरिब्रम। सबसे छोटा कौन सा होता है? सेरिबेलम। अब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मेरे भाइयों, ये क्वेश्चन अक्सर आता है और इसी तरीके से आता है, यकीन मानना, ठीक है। अब चलते हैं आगे कि मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन सा है? यहाँ भाग पूछा है, यहाँ उपभाग नहीं पूछा। तो सबसे छोटा होता है मध्य मस्तिष्क। कौन सा? मध्य मस्तिष्क। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं आगे। आगे क्या बोला गया कि मानव मस्तिष्क की क्रियाओं को पता करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसकी फुल फॉर्म होती है कौन सी? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है, कार्डियोग्राम। लेकिन क्या है मेरे भाइयों, ईजीसी कुछ नहीं होता ये, ठीक है। तो देखिए, ईसीजी का होगा, ईसीजी होता है ये हार्ट की एक्टिविटी का पता करने के लिए, हार्ट हमारा सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये उसमें यूज आता है। लेकिन इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ क्या होगा? यह मानव मस्तिष्क की क्रियाओं को पता करने के लिए ईसीजी का पता करते हैं, ईसीजी का टेस्ट होता है। ऑप्शन ए इज द ईईजी। हाँ, ईईजी मतलब कि
ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ड्यूरामेटर कहाँ पाई जाती है? देखिए मेरे भाइयों, आपको मैंने बताया था कि ड्यूरामेटर क्या है। देखो मेरे भाइयों, ये हमारे जो ब्रेन मेम्ब्रेन होती है उसका एक उपभाग है ड्यूरामेटर, और एक होता है इनर लेयर होती है, एक आउटर लेयर होती है, ठीक है, एक मिडल लेयर होती है। तो क्या है? ड्यूरामेटर है। ड्यूरामेटर क्या है? हमारी आउटर लेयर है। कौन सी? आउटर लेयर। मैन जिसका आउटर वाला भाग है, बाहर वाला भाग है ड्यूरामेटर। तो ऑप्शन कौन सा इसका कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब आया नया क्वेश्चन, एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि सोडियम तथा पोटेशियम मस्तिष्क में क्या काम करते हैं? देखिए मैंने आपको बताया था कि सोडियम तथा पोटेशियम संदेश लाना काम करते हैं, संदेश ले जाना काम करते हैं, संदेश को लाना व ले जाना दोनों काम करते हैं। तो देखिए मेरे भाइयों, सोडियम तथा पोटेशियम संदेश को लाना व ले जाना इन दोनों कामों को करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आज के लिए मेरे भाइयों इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए सेशन साथ में।